नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर के उस अविश्वसनीय सफर को समझते हैं जहां एक मामूली सी गिनती करने वाली मशीन ने आज की इन पावरफुल मशीनों का रूप ले लिया। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि एक साधारण गिनती के टूल से एक ऐसी मशीन तक का सफर जो सोच सकती है, आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या। देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डेटा लेता है, जिसे इनपुट कहते हैं, फिर उसे प्रोसेस करता है और हमें एक काम की जानकारी देता है जिसे आउटपुट कहते हैं। और एक मजे की बात, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटारे से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है गणना करना। तो इस सफर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले समझेंगे कंप्यूटर का परिचय, फिर कैलकुलेशन से कंप्यूटिंग तक के इतिहास को जानेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी की 5 पीढ़ियों को देखेंगे। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं ये समझेंगे, उनके साइज और पावर में क्या फर्क है, और आखिर में आज और आने वाले कल के कंप्यूटर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। गणना से कंप्यूटिंग तक का सफर। यहां हम देखेंगे कि आज की इन मॉडर्न मशीनों की जड़ें असल में कितनी पुरानी हैं। ये सफर शुरू होता है बहुत बहुत पहले, करीब 3000 ईसा पूर्व एबाकस से, जो गिनती करने का पहला टूल माना जाता है। फिर सदियों बाद 1642 में पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। लेकिन असली क्रांति की नींव रखी चार्ल्स बैबेज ने 1837 में, जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन बनाया। सच पूछिए तो यही वो आइडिया था जो आज के कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट बना। इसके बाद पंच कार्ड सिस्टम आया और फिर 20वीं सदी में वैक्यूम ट्यूब्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक युग की असली शुरुआत हुई। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की 5 पीढ़ियों पर। यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं और ये कहानी है उस जबरदस्त विकास की जिसने कंप्यूटर को छोटा, तेज और कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। ये टेबल पूरी कहानी बयां करती है। सोचिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे, मतलब पूरे कमरे जितने बड़े, बहुत गर्म और बहुत स्लो। फिर आए ट्रांजिस्टर्स, जिसने सब कुछ छोटा और तेज कर दिया। तीसरी पीढ़ी में आए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज, जिसमें एक छोटी सी चिप पर कई ट्रांजिस्टर आ गए। इससे कीमत भी कम हुई और परफॉर्मेंस भी बढ़ी। चौथी पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का दौर शुरू कर दिया। और आज हम 5वीं पीढ़ी में जी रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई पर टिकी है, मतलब एक ही चिप पर लाखों कंपोनेंट्स। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब जरा आज के जमाने में आते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटरों को बांटा कैसे जाता है। इससे पता चलेगा कि हमारे चारों ओर कितने अलग अलग तरह के कंप्यूटर काम कर रहे हैं। इस चार्ट को देखिए, ये हमें रास्ता दिखाएगा। मोटे तौर पर कंप्यूटर को 3 तरीकों से बांटा जा सकता है। पहला, वो किस तरह का डेटा प्रोसेस करते हैं। दूसरा, उनका साइज और पावर कितना है। और तीसरा, उनका मकसद क्या है, यानी वो किस काम के लिए बने हैं। डेटा के हिसाब से देखें तो 2 तरह के कंप्यूटर हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाली वैल्यूज पर काम करते हैं, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर। ये उतने सटीक नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो बाइनरी यानी 0 और 1 पर काम करते हैं। इसी वजह से ये बहुत सटीक होते हैं। हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन सब इसी के उदाहरण हैं। और हाँ, इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी है, हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियों का मिक्सचर है। इनमें एनालॉग की स्पीड और डिजिटल की सटीकता दोनों होती हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर अस्पतालों में ईसीजी मशीनों जैसी जगहों पर होता है। अब बात करते हैं मकसद की। एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो ढेरों अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप। और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो सिर्फ एक ही खास काम के लिए बने होते हैं, जैसे एटीएम मशीन सिर्फ पैसे निकालने के लिए है, या वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धोने के लिए। उनका काम फिक्स होता है। अब आते हैं साइज और पावर पर। और ये कहानी है एक जेब में समाने वाले डिवाइस से लेकर एक पूरे कमरे को भरने वाली मशीन तक की। तो इस सीढ़ी के सबसे पहले और सबसे जाने पहचाने पायदान पर है माइक्रो कंप्यूटर। अरे वही जिसे हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, यहां तक कि हमारे स्मार्टफोन, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। इससे एक पायदान ऊपर चढ़ें तो आते हैं मिनी कंप्यूटर। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन्हें अक्सर छोटी कंपनियों या यूनिवर्सिटी में सर्वर की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम और ऊपर आते हैं, जहां मिलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये बहुत बड़े और ज़बरदस्त पावरफुल सिस्टम होते हैं। बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और सरकारी एजेंसियां इनका इस्तेमाल करती हैं ताकि हज़ारों लोग एक साथ बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस कर सकें। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर। यहां राज करते हैं सुपर कंप्यूटर। ये धरती पर मौजूद सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। इनका काम है बेहद मुश्किल कैलकुलेशंस करना, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, साइंटिफिक रिसर्च या न्यूक्लियर रिसर्च। तो इस स्लाइड में इन चारों की कहानी एक साथ है। देखिए, एक तरफ माइक्रो कंप्यूटर हैं, सस्ते, पोर्टेबल, लेकिन प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड। बीच में मिनी और मेन फ्रेम आते हैं, जो ज्यादा यूजर्स और बड़े डेटा को संभाल सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत और मेंटेनेंस भी ज्यादा है। और फिर सबसे ऊपर हैं सुपर कंप्यूटर, बेहिसाब तेज और सटीक, पर उतने ही ज्यादा महंगे और बड़े। मतलब साफ है, हर तरह के कंप्यूटर की अपनी एक खास जगह और अपना एक खास काम है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और थोड़ा भविष्य में भी झांकते हैं। तो फटाफट एक बात दोहरा लेते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज रिसर्च और मौसम की भविष्यवाणी के लिए, मेन फ्रेम बड़े बड़े बैंक और कंपनियों के लिए, मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज के बिजनेस के लिए जहां कई लोग एक साथ काम करते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए। तो ये सफर वाकई कमाल का रहा है ना? कहाँ वो पूरे पूरे कमरे घेरने वाली धीमी मशीनें, और कहाँ आज हमारी हथेली में समा जाने वाले ये छोटे, तेज और स्मार्ट डिवाइस। लेकिन ये कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे शब्द हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि कंप्यूटर की छठी पीढ़ी आखिर कैसी होगी। इसी सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।